और ख़ास तौर पर जो एमएसएमई सेक्टर है उस पर सरकार ने विशेष तौर पर फोकस किया है और ये बजट जो है वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा ये बजट है, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। अब लगातार इस जो तमाम योजनाएं, जो तमाम बातें, जो तमाम बजट का जिक्र और जो अलग अलग सेक्टर्स में आवंटन हुआ है पैसों का, अब वो ग्राउंड पर कितना एग्जीक्यूशन होगा, सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी। लेकिन इन सबसे इतर रोमिता, सबसे बड़ी बात है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को भी लेकर सामने आई, क्योंकि ये हालांकि पॉलिटिकल चीजें हैं, लेकिन इन सब से इतर आप देखिए तो इस बार के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आवंटित किया गया है। क्योंकि आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें बिहार की तो लगभग वहां पर 30,000 करोड़ से भी अधिक का अमाउंट जो है वो बिहार के लिए दिया गया है। और वो कहेगी कि हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक, ये आएगा उस पर पैसा चला जाएगा। वो इसका ये देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। आप उसको पानी फ्री दे दो तो सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। आप उसको सस्ता फर्टिलाइजर दे दो, दवाइयाँ दे दो। क्या जितने इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में लगते हैं उस पर जीएसटी नहीं है, आप उसको फ्री कर दो तो इक्विपमेंट कुछ सस्ते हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आप सोलार पे दो, आप बिजली पे आप दो। एग्रीकल्चर ग्रामीण, उसमें पूरा जो अगर भूमिहीन किसान है वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। आपने उसके लिए क्या सुविधा करी? जो दूध उत्पादन करने वाले किसान हमारी महिलाएं, माताएं हैं, वे भूमिहीन हैं, उनके पास में जमीन भी नहीं है लेकिन वो दूध का उत्पादन करती है। उसके लिए क्या किया बजट में? 20 रुपए किलो दूध के रेट कम हो गए एक साल में। सबसे ज्यादा हालात तो उनकी खराब है। जो कारखानों में काम करते हैं लेबर, उसका क्या करा? आपने हेल्थ पे क्या किया? ग्रामीण हेल्थ पे कोई योजनाएं हैं? एजुकेशन आप उनको फ्री दे दो, उन पे काम करना चाहिए। एजुकेशन जो दिल्ली की एजुकेशन है आप वो करो ना गांव में भी। वित्त मंत्री सीतारमण जी कहे नेचुरल फार्मिंग बढ़ावा दिया गया है। ग्राम पंचायत अगर योजना लागू करना चाहेंगे तो बढ़ावा मैं बता दो कि कोई ना कोई एनजीओ कंपनी आएगी, वो पैसे लेगी, वो कहेगी कि मैं नेचुरल फार्मिंग किसानों को सिखाऊंगी। वे 100 किसानों को बुलवाएंगे, उनका बजट लेंगे, उनको बताएंगे कि आप इसमें गोबर की खाद गिरो, ये गिरो। ये तो किसान कर ही रहा। आप उसकी अलग से मार्केटिंग आप अगर दे दोगे, उसकी अलग मार्केट दे दो उसकी, तो किसान तो नेचुरल फार्मिंग कुछ किसान कर रहे हैं। राज्य के साथ साझेदारी करके केंद्र सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी, जिससे किसानों को। हमने तो कहा कि डिजिटल बढ़ाओ ना, हमें किसानों को डिजिटल कैंपेन से जोड़ दो। हमारा गन्ने का भुगतान, दूसरी भुगतान भी आप डिजिटल से कर दो। कौन सी टेक्नोलॉजी आप डिजिटल से दोगे किसानों को? भाई हमारा भुगतान भी जोड़ दो ना आप उसी से, डिजिटल से ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप बढ़ाओ। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल कैंपेन, आप बढ़ा दो। हमारा गन्ने का फसल तो एक साल में आ रही फसल 1-1.5 साल में, और भुगतान उसका होता है वो भी 12 महीने में, 8 महीने में। अभी कुछ फैक्ट्रियों का भुगतान जो गन्ने का है वो नवंबर दिसंबर का हुआ। कृषि और जुड़े सेक्टरों को 1.52 लाख रुपए का प्रावधान दिया गया, ये कारगर साबित हो कृषि। अब कृषि में बहुत से सेक्टर आएंगे, आप कौन से सेक्टर में कितना फंड दोगे? आप कल तो ये भी कहोगे कि पुलिस को हमने इतना फंड दे दिया, उसकी तनख्वाह दे रहे हैं हम। ये जो सेक्टरों में पैसे देने की बात करी, इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस सेक्टर में कितना जा रहा है और वो कहाँ लग रहा है। आप भाव देने की बात नहीं करते, सारी बात करते हो भाई एमएसपी गारंटी कानून दे दो। आप ये तो कहो कि हम सब फसलें हम खरीद देंगे, उसका नुकसान होगा तो हम भरपाई सरकार करेगी, उसकी कुछ नहीं कर रही। अभी बाढ़ आई, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार, बहुत हिस्से बाढ़ से प्रभावित हुए। क्या उन किसानों को लाभ मिल रहा है? नुकसान की कोई भरपाई हो रही है? वो नहीं हो पा रही है। सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में की लॉन्च करेगी। नई किस्में लेकर आ रही, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो उनका ठीक है कि उस तरह की फसलें सरकारें लेकर आ रही है।
लेकिन उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं होनी चाहिए, जीएम सीड उसमें नहीं होने चाहिए। फसलें तो हमारे वैज्ञानिक है जो रिसर्च सेंटर हैं, क्या उसको फंड लोकेट किया है, उस पर कितना फंड जाएगा, उसके धीरे धीरे फंड काट रहे हैं ये सारे। क्या बाहर से किस्म लेके यहाँ पाएंगे? क्या वे तो आप सुन रहे थे राकेश टिकैत को, जिन्होंने कहा कि इस बार किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि इस बार 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया गया है, कृषि क्षेत्र में किया गया है, लेकिन किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही बजट में एमएसपी को लेकर भी कोई प्रावधान नजर नहीं आता है। इसी पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत जो है वो नजर आ रहे थे। निशांत हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। निशांत जी, जैसे ही बजट पढ़ना शुरू किया निर्मला सीतारमण ने, हमने देखा कि बजट के बीच में ही शेयर मार्केट तो धड़ाम हो गया है। हाँ जी, क्या फैक्टर्स आप देखते हैं जिससे इम्पैक्ट हुआ है बाजार पर? शायद निशांत तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए सचिन, हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरीके से शेयर मार्केट में जो है वो भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है और इस वक्त होड़ लगी हुई है शेयर्स बेचने के। निशांत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल, देखिए निशांत जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है निशांत जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। निशांत जी, सवाल हमारा यही कि एक तरफ हाँ जी, बोलिए बोलिए। इसको इस तरह से रखूंगा कि अगर आप ओवरऑल, हाँ जी, हाँ जी, ये जो बजट अनाउंस हुआ है वो ऑब्वियसली एक जनता का बजट है। इसमें काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स दिए गए हैं एमएसएमई को, एंटरप्रेन्योर्स को, न्यू स्टार्टअप्स को। पर जब भी आप मार्केट की बात करें तो ये लिस्टेड कंपनीज है जो एक अलग सेक्टर में आ जाती है। देयरफॉर अगर हम बात करें कि किस तरह से मार्केट का, उसमें एक अमेंडमेंट डायरेक्ट टैक्स में किया गया है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के अमेंडमेंट्स के लिए बात करी गई है। उसका जो इम्प्लीकेशन है उससे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जो 10% देता उसको 12.5% किया गया है। इसका पूरी तरह से जो इम्पैक्ट आ रहा है उसके कारण मार्केट में हम थोड़े बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि एक जो 2.5% का भी इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। स्पेशली अगर हम कहें कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो उनके लिए जो इतना मार्जिन भी है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। दूसरा कुछ बदलाव करे गए हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में, बट वो लिस्टेड वाले में नहीं है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ और अदर एसेट्स में है। इन एडिशन टू दैट देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शनल टैक्सेस विच हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो ओवरऑल उसका इम्प्लीकेशन ये हो रहा है कि शायद ये बजट को ठीक से पढ़ने में टाइम लग रहा है, उतने में जो हम कहते हैं कि निशांत जी, यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि एक आम व्यक्ति जिसने शेयर मार्केट में निवेश कर रखा है, इस वक्त वो चिंतित है कि मार्केट लगातार गिर रहा है। कैपिटल गेन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ज़रा बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए समझाइए कि जिन लोगों ने अपना पैसा मार्केट में लगाया है उनका अगर पैसा घट रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या समझे वो? पहले मैं एक बार कैपिटल गेन्स क्या कहते हैं उसको समझा देता हूं, ताकि एक बार उसकी समझ आ गई तो ये जो बदलाव लाया है वो समझना आसान हो जाएगा। जी। जब हम पैसा मार्केट में लगाते हैं और जो शेयर्स खरीदते हैं, अगर वो शेयर्स हम 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं, यानी 1 साल के अंदर अंदर बेच नहीं देते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर जो मुनाफा होता है उस मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाता है, क्योंकि हमने लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड किया है, 1 साल के बियॉन्ड होल्ड किया है। ये है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए। बाकी जो एसेट्स होते हैं उसमें 2 साल का प्रावधान है, 3 साल का प्रावधान है कि 3 साल के बियॉन्ड अगर पकड़ा है तो ही उसे लॉन्ग टर्म किया जाता है। अगर उसके अंदर 1 साल के अंदर लिस्टेड सिक्योरिटीज़ बेच दी या तो और कोई एसेट्स है जिसको 3 साल के अंदर बेच दिया, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स किया जाता है, यानी जो मुनाफा हुआ है वो मुनाफा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। अब मैं पहले मार्केट रिलेटेड जो है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ पे इस बजट के पहले capital gains tax on short term profits, short term gains was 15% and on long term profits was 10%, यानी 15% short term में लगता था और अगर 1 साल से ज़्यादा पकड़ा है और मुनाफा हो रहा है तो 10% लगता था।
अभी उन्होंने थोड़े अमेंडमेंट लाए हुए हैं और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 3 साल का था वो 3 साल को उन्होंने अभी 2 साल कर दिया गया है। तो ये जो ओवरऑल इम्प्लीकेशन है, इससे जनता का मानना, इस वक्त जो मार्केट एक्सपर्ट्स एनालाइज कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका मानना है कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% से 12.5% चला जाएगा। अगर वो 2.5% का बदलाव आ जाता है तो काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता है। बट ये अभी जो बजट स्पीच हुई है उसके बेसिस पे है। शायद अपने को फाइन प्रिंट पढ़ने की ज़रूरत है कि क्या ये बदलाव एक्चुअली इस तरीके का है या ये बदलाव खाली अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए, दूसरे एसेट्स के लिए है। इसलिए मैं जो पहले कह रहा था कि आज जो अभी आप मार्केट में बदलाव देख रहे हैं, ये शायद ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हम कहते हैं नी जर्क रिएक्शन, कि हमने अभी सुना है और उसके कारण हम इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं। इस बात को थोड़ी समझने की आवश्यकता है। तो निशान जी, आपका कहना है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो वेट करें, वो स्टडी करें, अभी मार्केट कुछ ही घंटों के बाद स्टेबल हो सकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो परेशान हो गए, पैनिक हो गए, क्योंकि आप देखते होंगे ना अक्सर कि कुछ ऐसे आईपीओस आप कह लीजिए, या फिर एक टर्म F&O का भी इस्तेमाल बहुत ही अधिक हो रहा था कि F&O पर भी सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई हैं। कई सारे ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि आखिर हम कब तक का वेट करें, क्योंकि अब बजट तो मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है, फाइनेंस मिनिस्टर ने वो पढ़ना बंद कर दिया है। अब लोग सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं कि आखिर क्या हमारे फायदे का है, क्या हमारे नुकसान का है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, हमें कब तक वेट करना होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या है, जैसे आपने कहा कि F&O पे ट्रांजैक्शन होते थे, वो ट्रांजैक्शन पे थोड़ा टैक्स लाया गया है। अभी आप देखें तो जो आम जनता इन्वेस्ट करेगी, अगर F&O है तो F&O थोड़ा स्पेक्यूलेटिव रिजीम में चला जाता है। तो ये जो बजट में सारे प्रावधान आए हैं, जो अमेंडमेंट जिन्होंने प्रोनाउंस किए हैं, वो इस तरह से कि अगर आपका स्टेबल इन्वेस्टमेंट है, यानी आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, आप स्पेक्यूलेशन के लिए नहीं कर रहे हो, तो आप पे ज़्यादा इम्प्लीकेशन आने की चांसेस कम है। जो हम सेक्टर की बातें करें तो इस टाइम के बजट में कुछ सेक्टर पे फोकस किया गया है, कुछ सेक्टर पे फोकस कम है। इसलिए अगर हम देखेंगे तो शायद जो कंज्यूमर सेक्टर है, क्योंकि जो सारे हैं वो आम जनता के लिए काफ़ी प्रावधान किए गए हैं, तो कंज्यूमर सेक्टर वाले शेयर्स आप देखोगे कि वो अभी भी बढ़ोतरी में दिखने में आएंगे शायद। तो ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि किस तरह से इसके इम्प्लीकेशन आता है। और जैसे मैं कह रहा था कि एक बार ये जो प्रावधान आए हैं, ये प्रावधान का इम्प्लीकेशन किस तरह से आता है, इसका एक्चुअल, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, एसेट्स 2 तरीके के होते हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज़, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़, मूवेबल एसेट्स, नॉन मूवेबल एसेट्स। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में काफ़ी स्पेसिफिक तरीके के एसेट्स के बारे में चर्चा करी है। ये सारे एसेट्स को कवर नहीं किया, इसके लिए इसको डिटेल में स्टडी करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा निशान जी, ये कस्टम ड्यूटी में भी कमी लाई गई है। कस्टम ड्यूटी जो है वो भी मेरे ख्याल से लगभग खत्म कर दिया गया है। तो कई ऐसे मेडिसिन्स में खासकर तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो चाहे वो फार्मा कंपनी से जुड़े हुए हों, चाहे वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़े हुए हों, उनके शेयर्स में भी काफ़ी उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका असर भी ज़्यादा दिनों तक रहेगा, क्योंकि अगर कस्टम ड्यूटी कम हुई तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा? देखें तो हाँ बिल्कुल। सो कस्टम ड्यूटी में भी अगर आप देखें तो उन्होंने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट कहा है कि सारे कस्टम ड्यूटी रेट को रिव्यू और रैशनलाइज करने वाले हैं। यानी एक बार सारे रेट्स में, आज क्या है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो उनको कस्टम ड्यूटी रेट का कैलकुलेशन करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो दिक्कत को ओवरकम करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम रैशनलाइज करेंगे। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है। दूसरा आप देखिए कि फार्मा प्रोडक्ट्स है, जो कैंसर मेडिसिन है, उसके लिए कस्टम ड्यूटी रिडक्शन का अनाउंसमेंट किया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि मोबाइल फ़ोन्स में, क्योंकि इंडियन प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो मोबाइल फ़ोन्स में कस्टम ड्यूटी रेट को 15% किया गया है।
गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड और सिल्वर के लिए जो हायर रेट था तो उसको 6% पे लाया गया है, प्लेटिनम को 6.5 के करीबन लाया गया जी है। जी। और दूसरा एक आप खास देखें तो रॉ मटेरियल जो ज़रूरत पड़ती है अपैरल, कपड़े बनाने के लिए, फुटवेयर बनाने के लिए लेदर की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिट दिए गए हैं, कस्टम ड्यूटी रेट्स को रैशनलाइज किया गया है। सो ओवरऑल ये इंडिया में प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा एंड देयरफॉर ये सब का इम्प्लीकेशन भी पॉजिटिव आ सकता है, एक्सेप्ट जहाँ पे से कि मोबाइल फ़ोन पे अगर कस्टम ड्यूटी कम करी गई है तो वो कंपटीशन फॉरेन मोबाइल फ़ोन से काफ़ी बढ़ गया है, तो उसका इम्प्लीकेशन आ सकता है। तो इसलिए ओवरऑल ये काफ़ी इफेक्टिव अमेंडमेंट्स लाए गए हैं इन द करंट सर्कमस्टेंसेस। अच्छा निशांत जी, जो एनर्जी से जुड़े हुए शेयर्स हैं जिसमें हम ये प्रावधान देख रहे हैं कि जो सोलर पैनल से उन्हें सस्ता किया जाएगा, जो पैनल्स होंगे उनकी जो कॉस्टिंग होगी उससे कम किया जाएगा, इसका इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं शेयर्स पे भी और आने वाले समय में इस सेक्टर के लिए भी कितना बेनिफिशियल हो सकता है? तो इस टाइम समय के बजट में, आज के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने दोनों जगह पे काफ़ी इम्प्लीकेशन बताया पूरा ओवरऑल एनर्जी सेक्टर में। अगर आप देखें तो उन्होंने एक थर्मल पावर, जो क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट है उसका बात किया है कि जहाँ पे एक जेबी बनेगी एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच में, वो एक अनाउंसमेंट है। उन्होंने न्यूक्लियर पावर के लिए भी काफ़ी प्रावधान करे गए हैं कि जो काफ़ी मशीनरी की ज़रूरत है उसमें भी कस्टम ड्यूटी का इम्प्लीकेशन का बताया है, प्लस सब्सिडीज़ का अनाउंस किया है। एंड फाइनली जो सोलर पैनल है उसमें, चलिए निशांत आपके पास लौटेंगे, चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव not been participating. Obviously, the government. चलिए वापस से सुनवाएंगे आपको कि चिराग पासवान की प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर क्या रही है। निशांत हमसे बात कर रहे थे, एनर्जी सेक्टर को लेकर हम बात कर रहे थे। निशांत, जिस तरीके से इस बार बदलाव किए गए हैं बजट में, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, ये प्रोत्साहित करेगा लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक तो सोलर पैनल लगवाएं। और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहां पे ब्रिजेस बना के, वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहां पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहां एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहां पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहां पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। बट ओवरऑल भी अगर इस बजट को देखा जाए तो पूरी तरीके से समावेशी बजट है। पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ हमारे समाज के हर वर्ग को मिले, युवाओं को मिले, महिलाओं को मिले, किसानों को मिले, मध्य वर्ग के लोगों को मिले, इस बात का ध्यान भी इस बजट में रखा गया है। मैं मानता हूं कि एक बजट, ऐसा बजट जो युवाओं से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का भी जिक्र करता है। एमएसएमई सेक्टर को जिस तरीके से मजबूती देने की बात की गई है, इसमें एमएसएमई सेक्टर एक रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो मैं मानता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में ये एक मजबूत नींव की तरह इस बजट को देखा जा सकता है। सवाल कि आप कह रहे हैं समावेशी बजट है, सारे सांसद जो निकले विपक्ष के वो तो कह रहे हैं आंध्रा बिहार का बजट है, ये सरकार बचाने वाला बजट है। इन लोगों को अगर अपने राज्य में अगर गरीब नहीं दिखते, अपने राज्य में अगर इनको किसान नहीं दिखते, अपने राज्य में इनको मध्य वर्ग के लोग नहीं दिखते, अपने राज्य में इनको महिलाएं नहीं दिखती या युवा नहीं दिखते, तो मैं इनकी सोच के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब इन हर इस वर्ग का जिक्र किया गया तो इस वर्ग से आने वाले हर व्यक्ति, भले वो किसी भी राज्य में रहता हो, उसकी सुविधा का जिक्र किया गया। जब आम आदमी की आमदनी को बढ़ाने का बचाव को, जो वो बचत करता है, उसको बढ़ाने का जिक्र किया, तो यह हर राज्य के व्यक्ति का जिक्र किया गया। पर अगर इसमें उनको उनके राज्य का जिक्र नहीं दिखता तो ये उनकी सोच हो सकती है।
सुन रहे थे आप चिराग पासवान को, काफी गदगद नजर आ रहे हैं इस सरकार के इस बजट से। और देखिए केंद्र सरकार की ओर से इस बार बिहार के लिए काफी तोहफे हैं। 3 नए एक्सप्रेस वे बनेंगे। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट्स को लेकर 26,000 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया गया है। इसके अलावा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 21,000 करोड़ का ऐलान हुआ है। और कुल मिला के इस बार जो एक्सप्रेस वे बनेंगे वो कनेक्टिविटी को तो बढ़ावा देंगे ही, इसके अलावा स्पेशल स्टेटस नहीं मिल पाया है बिहार को, लेकिन अच्छी सड़कों का जो वादा है वो जरूर बिहार में सचिन पूरा होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि देखिए विपक्ष भी यही कह रहा था कि ये जो बजट है वो आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट है। हालांकि बिहार के लिए कल विशेष राज्य का दर्जा की मांग की गई थी, लेकिन उसे केंद्र सरकार ने मना कर दिया, जिसके बाद तमाम आरोप लग रहे थे कि इस बार क्या फिर से नीतीश कुमार की नाराजगी इस फैसले के बाद देखने को मिलेगी और एक बार फिर से क्या वो पलटेंगे, क्योंकि पिछली बार सावन के महीने में ही शायद मेरे ख्याल से बातचीत हुई थी और वो पलट गए थे। तो ऐसे तमाम जो कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। लेकिन इन सबसे इतर आप देखिए कई लोगों का ये भी कहना है कि इस बार का बजट जो इस बार आम बजट आया है, यूनियन बजट आया है, वो एक तरीके से जनता के हित में ही है। अधिक लाभ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत छूट के हिसाब से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, मोबाइल फोन सस्ते हो रहे हैं और जो चमड़े के जूते चप्पल हैं वो सस्ते हो रहे हैं। जिस पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है, घटा दी गई है, वो सारे प्रोडक्ट्स अब सस्ते मिलेंगे। तो ये एक राहत की बात है, जहां पर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था, अब उसे आप बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या फिर उस अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके आप कहीं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप पॉजिटिव वे में इस बजट को देख रहे हैं तो। इन सब को देखिए आप किस तरीके से बैलेंस्ड एक बजट बताने का पूरा प्रयास इस बार किया गया है। और जो एम रहा है हमेशा से मोदी सरकार 3.0 का कि हम आने वाले वक्त में विकसित भारत बनेंगे, उसका भी जिक्र खास तौर पर इस बार के बजट में किया गया और उसे कहा गया है विकास भी विरासत भी। सरकार ने ये टैगलाइन, ये कोट किया है कि विकास भी विरासत भी, हम इन दोनों चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात रोमिता कि हम जब से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है 2014 से, किस तरीके से वो लगातार इन तमाम चीजों पर फोकस कर रहे हैं कि अब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें ना कि इंपोर्ट करें। अब इस पर बहुत ही ज्यादा सरकार ने भी फोकस किया और कंजप्शन पर विशेष तौर पर सरकार ने भी ध्यान दिया है। कंजप्शन इसलिए क्योंकि अगर आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी तो आपका जो कंजप्शन है वो ज्यादा होगा। अगर कंजप्शन ज्यादा होगा तो आपकी जो सेविंग है, यानी कि जब इनकम आपकी अधिक होगी, आप कंज्यूम जब ज्यादा करेंगे और उस पर भी अगर आपको छूट मिल रही है तो आपकी जो सेविंग है वो अधिक होगी। अगर सेविंग होगी तो फिर आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद होगी, इसीलिए ग्रोथ भी हो सकती है। तो ये एक आप कह लीजिए कि हायरार्की है जो इस बजट में सरकार ने बताने और समझाने का प्रयास किया है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो और भी लगातार डिटेल रिपोर्ट आ रही है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो एनालाइज कर रहे हैं कि आखिर यह बजट और कितना फायदेमंद हो सकता है, या फिर शुरुआत आप कह लीजिए अब तक के जो डेटा सामने आए हैं या फिर जो भी पेपर्स सामने आए हैं जिसको पढ़ने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि फिलहाल कोई इतनी खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ राहत है। बिल्कुल। देखिए जो विकसित भारत का विजन है प्रधानमंत्री का और नरेंद्र मोदी सरकार का, उसको देखते हुए इस बजट में जो प्राथमिकताएं हैं वो आप देखिए कृषि क्षेत्र में जो प्रोडक्शन है और जो ट्रांसपेरेंसी है उसे बढ़ाने की कोशिश हुई है। रोजगार एवं कौशल पर भी जोर दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा कदम यही है कि आप 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप देने का वादा करते हैं, आप उन्हें स्टाइपेंड देने का वादा करते हैं। आप ये कहते हैं कि कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है, खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।
मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस बार ये जो बजट है वो कई फैक्टर्स पर सेंटर्ड दिखता है, केंद्रित दिखता है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया रोजगार का, कौशल का। इसके अलावा भी कई सेक्टर्स हैं जिन पर इस बार सरकार का फोकस है। और इस बार देखिए एमएसएमई को लेकर भी काफ़ी बात हो रही है, तो यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर के लिए जो बजट में प्रावधान किए गए हैं उसमें बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि 10,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ ही क्रेडिट गारंटी योजना में बदलाव किया गया है। कम गारंटी फीस होगी और ज़्यादा आपको लोन मिल सकता है। मुद्रा लोन योजना में जो राशि है उसे 10 लाख से अब 20 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको एंजल टैक्स अब नहीं देना होगा। तो ये छोटे छोटे कदम हैं जो बड़ा बदलाव ला सकते हैं एमएसएमई सेक्टर में। और जाहिर तौर पे जब एमएसएमई सेक्टर जो है वो बूस्ट होगा तो जाहिर तौर पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग रोज़गार पैदा करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि जब चर्चाएं होती हैं बजट की तो बात इसकी भी होती है कि आखिर हमारा ग्रोथ रेट क्या है, हम किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। कृषि मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनते हैं। न्यू का बजट है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। और इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। किसान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल, सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देंगे। न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात है, अपितु लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। किसान को किसान क्रेडिट कार्ड हो या सस्ता ऋण हो, उस पर उसके कारण किसान की लागत घटेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान जैसी योजना से जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी लागत में कमी आएगी। इनपुट डालने का मौका इस राशि से उनको मिलेगा। लेकिन उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित की गई है। और अभी जो हमने खरीफ की fuel based economy to a more renewable energy based economy. It has taken care of the farmers, it has taken care of the youth, it has taken care of the women, and it has given a lot of focus on and a lot of attention to creating fast-paced economic growth and employment generation. I think this is the crux of this budget. Sir, but TMC MP Kalyan Banerjee calls this as a Kursi Bachao budget. What would you like to say? Well, the opposition wants to do politics in everything. I would ask TMC and their leaders to first focus on bachawing their kursi, because the people of Bengal will throw them out of power the next elections. And also Akhilesh Yadav has said that कि सरकार बचानी थी तो बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजना दी है, and they have increased unemployment in the last 10 years. Well, the people who are really unemployed today are the opposition in the country, which is why instead of raising the real issues that concern the people, the youth of this country. तो तेजस्वी सूर्या को आप सुन रहे थे, उससे पहले आपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना, और सभी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये बजट विकास के लिए बनाया गया है और आने वाले वक्त में देश का विकास होगा, देश का भविष्य सुधरेगा। और जैसा कि खुद निर्मला सीतारमण ने जिस बात का जिक्र किया कि हम विकास भी और विरासत को भी लेकर साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बजट यही दर्शाता है।